नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सक्सेस स्क्वायर पे। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो पहली बार आपको ये वीडियो मतलब करंट अफेयर की वीडियो फॉर्मेट में मिल रही है, तो आशा है उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस क्लास का फायदा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत होगा। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, जहाँ कहीं भी जो ये बच्चा वीडियो क्लास मतलब देख रहा है, कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और पूरा इस करंट अफेयर की क्लास की खास बात यह है कि आपको सब कुछ थ्योरी में मिलेगा। यानी कि तो आप बहुत जगह पढ़ते हो लेकिन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, लेकिन आपको मतलब कभी भी इसमें थ्योरी नहीं मिलती। तो इसमें आपको थ्योरी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को आप मतलब पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को आप लेके जाएं, ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। तो आशा है उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम मतलब शुरुआत कर रहे हैं लगभग 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की पूरी करंट अफेयर, यानी कि 2 हफ्ते की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम इसमें कवर अप करेंगे। पहली खबर इस बार के हुए विंबलडन से है। किससे है मेरे बच्चों? इस बार विंबलडन से है। ध्यान से जरा देखिए, इसको हेडिंग डाल लीजिए। पहली खबर विंबलडन 2024। विंबलडन 2024 के साथ हम इस खबर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, विंबलडन 2024, विंबलडन 2024। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक आपको मतलब नहीं होनी चाहिए। विंबलडन, अब वैसे तो आप कितनी भी कैटेगरी में देखें, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं टेनिस टूर्नामेंट। पूरे साल में टेनिस के टूर्नामेंट जो होता है, कितने टेनिस टूर्नामेंट, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और इन 4 टूर्नामेंट को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम्स। क्या कहा जाता है? इन 4 टूर्नामेंट को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम्स। अब इनका ऑर्डर पूछा जाता है कि जो 4 टूर्नामेंट जो होते हैं, ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं, कैसे होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं, कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है। इसको मैं आपको मैप के माध्यम से जरा समझाता हूँ। इस मैप को जरा ध्यान से देखो। साल में सबसे पहले अगर ये देश ऑस्ट्रेलिया है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो पूरे साल में सबसे पहले साल में 4 ही बड़े बड़े टेनिस के टूर्नामेंट है। इन्हें हम लॉन टेनिस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में जब हुई तो ये जो अपना होता था घर मकान, उसके लॉन में खेली जाने वाला खेल हुआ करता था, बच्चे खेलते थे इसे। ठीक है, इसके बाद में मतलब जो होता है वो आपका होता है फ्रेंच टूर्नामेंट, यानी कि फ्रेंच ओपन। इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको कहते हैं फ्रेंच ओपन। तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन ओपन, और आखिरी में होता है ये अमेरिका में, यानी कि यूएस ओपन। तो अगर हम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट चले, पूरब से पश्चिम की ओर चले, तो ऑस्ट्रेलिया पहले पड़ता है, तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। फिर आपका मतलब फ्रांस पड़ता है, तो फिर फ्रेंच ओपन होगा। फिर मतलब पड़ता है आपका यूके, विंबलडन, लंदन, तो फिर आपका मतलब होगा विंबलडन ओपन। और सबसे आखिरी में पड़ेगा अमेरिका, यूएसए, तो सबसे आखिरी में होगा यूएस ओपन। अगर आप ठीक है, तो ध्यान से आप अगर देखें 4 ही होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच, तीसरे पे होता है विंबलडन जो अभी हम कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो हुआ है, और चौथे नंबर पर होता है यूएस। इन सबके आखिरी में ओपन लगा दो, बस ये लोग कॉमन शब्द को ओपन आप ले लीजिए। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 ओपन होते हैं। और अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है करंट अफेयर में? तो विंबलडन के बारे में। और विंबलडन कहाँ है? यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस ओपन की बात करें तो मेंस सिंगल में, यानी कि पुरुष एकल में, आपसे मतलब पूछा जाएगा मेंस सिंगल में, पुरुष एकल में इसको कौन जीता है। तो पुरुष एकल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसको इस बार कौन जीता है, तो इसे जीता है कार्लोस अल्कारेज। और किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक का तो नाम सुना ही होगा, जो कि सर्बिया के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फाइनल में पहुंच गए, विंबलडन ओपन में ये हार गए। तो आपको ये याद करना है कि कार्लोस जी जो इस बार विंबलडन पुरुषों में जीते हैं, ये किस देश के रहने वाले हैं। तो आओ इनके बारे में जरा थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं। ये है कार्लोस जी। देखो स्मार्ट बंदा है, नई उम्र का एकदम बंदा है, इसीलिए मेहनत अगर नई उम्र में हो तो पैसा नई उम्र में ही आ जाता है। कार्लोस जी है,
कार्लोस एल्करेज। और किस देश के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के ये खिलाड़ी हैं, कार्लोस एल्करेज, स्पेन। तो इनकी राष्ट्रीयता, इनकी नेशनलिटी क्या है? स्पेन है। ठीक। ऐसे ही पुरुष एकल में यानी कि विमेन सिंगल में कौन जीता है, सॉरी मतलब महिलाओं में कौन इस खिताब को जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा ने इसको जीता है। फाइनल में जैस्मिन पोलोनी को हराया है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बारबोरा जी कहाँ की हैं? ये वो बारबोरा नहीं है जो कभी एक टाइम में ऋतिक रोशन साहब की गर्लफ्रेंड रहती थी जो काइट मूवी में आई थी। ये बारबोरा अलग है। अब ये बारबोरा जी देख लीजिए, ये है बारबोरा। एक उम्र पे आके मतलब इन्होंने खिताब जीता है, तो ऐसा नहीं कि नई उम्र के लोग सिर्फ मतलब खिताब को जी सकते हैं। बारबोरा जी किस देश की रहने वाली है? तो ये चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। चेक रिपब्लिक नामक देश की इनकी राष्ट्रीयता है, इनकी नेशनलिटी है चेक रिपब्लिक। कौन सा देश? ये चेक गणराज्य की है बारबोरा जी। बारबोरा चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक की कैपिटल राजधानी लिख लीजिए प्राग। इस देश की राजधानी क्या है? प्राग। अब ऐसे ही जब हम बात कर रहे थे एल्करेज, अरे जिसने पुरुष एकल जीता है एल्करेज, तो एल्करेज किस देश के रहने वाले थे? स्पेन के। एंड कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ये सारी बातें भी आपको साथ साथ में याद होनी चाहिए ताकि करंट अफेयर के साथ साथ आपको एक स्टैटिक जीके भी संपूर्ण मिल पाए। ठीक है, तो पहली खबर हम लोगों ने की विंबलडन, और विंबलडन हमेशा आपका होता है यूके में। अगली खबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, खबर नंबर 2। तो खबर नंबर 2 की ओर अगर हम लोग आए तो आप हेडिंग डाल लीजिए यूरो कप 2024। तो यूरो कप 2024, अब यूरो कप 2024 का भी संबंध फुटबॉल के साथ है। किस खेल के साथ है? ये फुटबॉल का एक खेल है, ये फुटबॉल के साथ है। पर इस बार यूरो कप को कौन जीता है? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है। तो यूरो कप का इस बार का विनर, विजेता अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा देश है? स्पेन नामक मतलब देश है। और फाइनल में स्पेन ने किसको हराया है? तो फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। तो इंग्लैंड हो गया रनर अप यानी कि उप विजेता, और विनर आपका मतलब हो गया स्पेन। देखो इससे पहले बारे में भी एल्करेज विंबलडन जो जीता स्पेन से है, ये भी स्पेन से है, बहुत समाचारों में है स्पेन स्पेन स्पेन। तो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग सिंपल सा इसे अगर क्वांटिफाई करें नोट्स के हिसाब से, तो यूरो कप 2024 पहले तो पूछा जाएगा इसका संबंध किस खेल के साथ है। एक तो क्वेश्चन अगर ये आए तो मार देना फुटबॉल 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 फुटबॉल। और यूरो कप का विनर, विजेता इस बार कौन रहा है? अब यूरो कप है तो जाहिर सी बात है कि यूरोप में ही होगा, और लगभग यूरोप की टीम ही मतलब इसमें हिस्सा लेंगे। स्पेन जीता है। और रनर अप उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता इसमें मतलब रहा है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड नामक देश। फुटबॉल में आजकल इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आपने देखा हो जो अभी फीफा वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ था उसमें भी इसने बहुत अच्छा खेल दिखाया था। तो देखो यूरो कप, अब यूरो कप का लोगो ये है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2024 का यूरो कप कहाँ हुआ? तो 2024 का यूरो कप जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो 2024 का यूरो कप का होस्ट कौन रहा? मेजबान किस देश ने इसकी मेजबानी की? तो जर्मनी ने की है। किसने की है? जर्मनी नामक देश में हुआ, जिसको जीता इस बार स्पेन ने। ठीक है, फिर 2028 में कब होगा? हर 4 साल में होता है। तो 2028 कई देश मिलकर करा रहे हैं जैसे कि यूके और आयरलैंड। तो 2028 वाला 2028 यूरो कप का होस्ट, मेजबान आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर आपका मतलब हो जाएगा यूके प्लस आयरलैंड। ये 2 देश मिलके यूरोप में करा रहे हैं। अब आयरलैंड तो अपने आप में एक अकेला देश है, लेकिन यूके में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स
और नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों को मिलाकर हम लोग यूके कहते हैं। किन 4 देशों को मिलाकर? इन 4 देशों को मिलाकर। और इसमें भी ये जो 3 देश है, ध्यान देना, ये जो ऊपर के जो 3 देश है, ये ऊपर वाले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन तीनों को मिला के ब्रिटेन कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन में बहुत एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, जैसे 2028 का कहाँ होगा, यूके और आयरलैंड दोनों मिलके मतलब कराएंगे। लेकिन बाकी की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसलिए हमेशा कहता हूँ मेरी क्लास अगर आप मतलब फॉलो करते हैं तो आपको लगभग इसमें 70 और 80% आपका स्टैटिक जीके साथ साथ में करंट के साथ ही कवर हो जाएगा। पूरे आप 8 महीने की सिर्फ वीडियोस या फिर नोट्स को मतलब फॉलो कर लो, फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगली खबर 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 ये तो था यूरो कप। ठीक है, बीएसएनएल, आपने हाल ही में बीएसएनएल को देखा होगा, ये खबर नंबर 3 है। बीएसएनएल के बारे में सुना भी होगा। जियो के रेट बढ़ने के बाद से बीएसएनएल के सिम और नंबर नेटवर्क की डिमांड बढ़ गई, इसलिए बीएसएनएल भी हरकतों में आ गई और इन्होंने बहुत जल्द एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो बीएसएनएल ने और अच्छा काम करने के लिए बीएसएनएल के द्वारा नए चेयरमैन और नए सीएमडी को नियुक्त किया गया है। नए सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, नए सीएमडी नियुक्त करे हैं रॉबर्ट जे रवि। सीएमडी बोले तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो आपसे पूछा जाएगा बीएसएनएल कंपनी के नए चेयरमैन या सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि। कौन अपॉइंट हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, तो रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि, ये नाम याद कर लेना। बीएसएनएल, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बीएसएनएल की फुल फॉर्म बताओ, तो वैसे तो इसमें भी लिखी, लेकिन और अच्छे से आपको मतलब दिखाता हूं। ये है बीएसएनएल की फुल फॉर्म, फटाफट से इस फुल फॉर्म को लिख लें। भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। और बीएसएनएल की टैगलाइन क्या है, कनेक्टिंग इंडिया फास्टर। देखो पहले सिर्फ बीएसएनएल की जो मतलब फुल फॉर्म जो टैगलाइन होती थी वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग इंडिया होती थी। अब इन्होंने नई टैगलाइन में फास्टर शब्द और जोड़ दिया है ताकि लोग और अट्रैक्ट हो। कनेक्टिंग इंडिया फास्टर यानी कि भारत को और तेज रफ्तार में जोड़े, इसको कहते हैं बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। और ये एक पीएसयू कंपनी है। पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि सरकारी क्षेत्र की कंपनी, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग। बीएसएनएल का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, स्थापना का वर्ष, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, स्थापना का वर्ष आप लिख लीजिए। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई, तो सन 2000 में हुई थी। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी, तो बीएसएनएल की स्थापना हुई थी सन 2000 में। और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर अगर मुख्यालय आपसे मतलब पूछा जाए तो न्यू दिल्ली, क्योंकि हिंदुस्तान बोल रहा है कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग पीपल। बीएसएनएल, रॉबर्ट जे रवि। अगली खबर, खबर नंबर 4 में आप फटाफट से लिख लीजिए, डाल लीजिए हेडिंग कोपा अमेरिका 2024। कोपा अमेरिका 2024 का भी टूर्नामेंट हुआ है और इस टूर्नामेंट का आप ये मेसी को देख के समझ जाएंगे कि इसका भी संबंध किस खेल के साथ है, फुटबॉल के साथ है। फुटबॉल, लियोनेल मेसी बहुत ही मशहूर फुटबॉलर, सिर्फ अर्जेंटीना में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। और इस बार कोपा अमेरिका अर्जेंटीना के द्वारा ही जीता गया है, जिस देश के मेसी रहने वाले हैं। तो कौन है इस बार का विजेता, अर्जेंटीना। ठीक है, लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के मशहूर खिलाड़ी, फाइनल में किसको हराया है, तो कोलंबिया नामक देश को हराया है। तो हम इसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था यूरो कप। तो कोपा अमेरिका से क्वेश्चन बनेगा, अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है आपको, लगातार मतलब लिखना है कोपा अमेरिका
कब? 2024। अच्छा, कोपा अमेरिका का जब भी कोई टूर्नामेंट होगा तो साउथ अमेरिका में ही होगा। दक्षिण अमेरिका में जितने भी फुटबॉल वाले देश हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेंगे, जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे देश मिलकर कोपा अमेरिका में हिस्सा लेते हैं। तो कोपा अमेरिका का विनर, विजेता तो है अर्जेंटीना, अर्जेंट है टीना को, ऐसे भी याद कर सकते हो। और रनर अप, उप विजेता, यानी कि फाइनल में जाके कौन हार गया कड़े मुकाबले में 1-0 से, विजेता उप विजेता रनर अप, तो कोलंबिया नामक देश। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का देश कोलंबिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द अर्जेंटीना? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ब्यूनस एयरेस। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कोलंबिया? कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा बोगोटा। तो ये तो आपने मतलब स्टैटिक जीके के तौर पे याद कर लीजिए। अब आइए कुछ और प्यारी प्यारी बातें जरा हम देखते हैं। कोपा अमेरिका, इस कप की शुरुआत 1916 में हुई थी और ये साउथ अमेरिका में ही होता है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही होता है। साउथ अमेरिका में बहुत ही फेमस आपके देश हैं, जैसे कि वेनेजुला है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, इक्वाडोर है, पराग्वे है, उरुग्वे है। इस प्रकार के देश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और यही देश आपस में फुटबॉल का खेल खेलते हैं और इस खेल को इस बार अर्जेंटीना नामक देश के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना से ही कौन से मशहूर खिलाड़ी हैं? मैंने अभी आपको मतलब दिखाया, अर्जेंटीना से है आपके लियोनेल मेसी। ठीक है। और कोपा अमेरिका हमेशा साउथ अमेरिका में होगा। ये टूर्नामेंट इज ऑलवेज हेल्ड इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है उसी में ही ये हमेशा होगा और उसी में ही ये हमेशा मतलब खेला जाता है ये खेल और ये टूर्नामेंट। ये खेल, ये जो टूर्नामेंट है ये हमेशा साउथ अमेरिका में ही होगा। अगली खबर आप लिख लीजिए, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में यूएनओ ने आंकड़े दिए हैं, तो मतलब लिख लेना, यूएन रिपोर्ट अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखना। यूएनओ ने कहा है कि इंडिया 2060 के दौर में 1.7 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंच जाएगा, जो कि इसका पीक होगा। इससे ऊपर पॉपुलेशन इंडिया नहीं पहुंच पाएगा। 1.7 बिलियन समझ रहे हो? 1 अरब यानी 170 करोड़ लोग हो जाएंगे। ये काम सिर्फ हम इंडियंस ही कर सकते हैं। 170 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी, 170 करोड़ की जनसंख्या 2060 तक। और फिर मतलब कहा है यूएनओ ने अपने रिपोर्ट में, फिर 2060 के दौर में जब 170 करोड़ हम पहुंच जाएंगे, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे डिक्लाइन होंगे, हमारी पॉपुलेशन कम होगी। और आज भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है और आने वाले समय में भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या इंडिया की ही रहेगी, किसी और की पॉपुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है। तो 170 करोड़ 2060 के दौर तक, उसके बाद फिर मतलब भारत 12% का डिक्लाइन करेगा। ठीक है, यानी 12% की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और 12% की पॉपुलेशन कम होने के बाद भी इंडिया की पॉपुलेशन 2070 के एंड तक, मतलब आप ये मान के चलो कि पूरी 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी के अंत तक इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के बावजूद भी 1.50 बिलियन यानी कि 150 करोड़ तक होगी। यानी जब तक ये शताब्दी खत्म होगी 2099 तक, यानी 2100 में एंट्री करने तक हमारी पॉपुलेशन चाहे कितनी भी कम हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, पॉपुलेशन का हो जाए पतन, हम 150 करोड़ पे रहेंगे और वो भी सबसे अधिक पॉपुलेशन रहेगी। चाइना हमें तब भी सरपास या पीछे नहीं कर पाएगा। आज भी चीन हमसे पॉपुलेशन के मामले में पीछे है, आज भी हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2060 तक हम मतलब पहुंच जाएंगे कहां तक? आपके 170 करोड़ तक। और फिर पॉपुलेशन में 12% का होगा डिक्लाइन, यानी कि पतन।
कमी, और फिर एंड तक यानी इस शताब्दी के अंत तक हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 150 करोड़। ये आंकड़े यूएनओ ने दिए। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर लिख लीजिए, फुल फॉर्म तो खैर सभी को पता होगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। और यूएनओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी, ये न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क शहर कहां पर है? यूएसए का है, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। ठीक है, यूएनओ। चले भाई अगली खबर डाल लीजिए, हेडिंग विमेंस एशिया कप टाइटल, महिला एशिया कप खिताब 2024 में महिलाओं का एशिया कप हुआ, और इस बार एशिया कप कौन जीता है? श्रीलंका इज द विनर। भारतीय महिला टीम को फाइनल में यानी कि आखिरी मैच में श्रीलंका ने हराकर, रोमांचकारी मैच में हराकर, और इसको खिताब को अपने नाम किया है। पहली बार श्रीलंका के द्वारा एशिया कप जीता गया है महिलाओं में, यानी कि महिला में सबसे पहली बार श्रीलंका ने इस बार खिताब जीता है। सबसे अधिक बार इंडिया ने ही जीता है, और इंडिया ने बहुत बार जीता है। अभी तक जब से एशिया कप महिलाओं का ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, तब से बांग्लादेश एक बार जीता है और श्रीलंका एक बार जीता है। बाकी जितनी बार भी हुआ है हर बार इंडिया जीता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया की टीम कितनी मजबूत है, महिलाओं में भी, पुरुषों में तो खैर मतलब मजबूत है ही, लेकिन इस बार श्रीलंका के द्वारा ये खेल जीता गया है, श्रीलंका के द्वारा। तो आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, 2024 का ये जो महिला कप हुआ है एशिया का, इसकी मेजबानी किसने करी? होस्ट नेशन कौन सा रहा है? तो श्रीलंका रहा है। ठीक है, और इस बार इससे मतलब कौन जीता? 28 जुलाई को ये मतलब पूरा टूर्नामेंट आपका समाप्त हो गया था, इसको श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। ठीक, ये देखिए, ये मेरे को आपको दिखाना था 2004 में जब ये एशिया कप पहली बार हुआ महिलाओं का, तो इंडिया जीता। फिर 2005 में इंडिया जीता, फिर 2006-08 में इंडिया जीता, 12 में इंडिया जीता, 16 में इंडिया जीता, 2018 बांग्लादेश की टीम जीत गई महिलाओं की, 2022 फिर इंडिया ने जीता, और 2024 को श्रीलंका के द्वारा जीत दिया गया। तो एशिया कप महिलाओं का 2024 का जो हुआ है, श्रीलंका इसकी रही है विनर। और 2024 का ये जो एशिया कप हुआ है, इसका होस्ट नेशन कौन रहा है? मेजबानी किसने की है? तो श्रीलंका ने ही की है। श्रीलंका के द्वारा ही इस बार की एशिया कप की मेजबानी करी गई है। तो यही क्वेश्चन आपसे मतलब बनेंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर जो एग्जाम में आएगी ही आएगी, हैशटैग टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर जिंदा ही रहेगा, टाइगर कभी मरेगा भी नहीं। इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और टाइगर मर कैसे सकता है, क्योंकि हमारा नेशनल एनिमल है। ये अगर किसी ने टाइगर को छुआ तो समझ लो बाहुबली की तलवार छू ली। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अगली खबर आपकी इससे बनेगी। तो इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस तो ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई। सबसे पहले इंटरनेशनल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर समिट यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाघ सम्मेलन कहां पर हुआ था टाइगर की रक्षा करने के लिए? तो 2010 में हुआ था। शहर का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। कौन से शहर में? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर कहां है? तो सेंट पीटर्सबर्ग आपका रशिया का एक शहर है, रूस का, जहां पर इंटरनेशनल टाइगर समिट की मेजबानी की गई थी, यानी कि इसका होस्टिंग की गई थी पहली बार 2010 में। इस बार जो टाइगर दिवस है, इसकी थीम क्या है? तो इस बार जो टाइगर दिवस जो मनाया गया, इसका थीम लिख लीजिए। थीम यानी कि आदर्श वाक्य, ऐसे विषय भी लिख सकते हैं हिंदी में। ये थीम रही है कॉल फॉर एक्शन, यानी कि हमें टाइगर के लिए कुछ करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा अगर हमें टाइगर की पॉपुलेशन सेव करनी है। पूरे विश्व में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज फाउंड इन द इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या भारत में ही पाई जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व इंडिया में है, भारत में है।
और पहला टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा था अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व, भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र था जिम कॉर्बेट, नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट, जो नेशनल पार्क भी है और जिम कॉर्बेट एक टाइगर रिजर्व भी है जो उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर समिट कहां हुई थी, तो ये देखो मैप में सेंट पीटर्सबर्ग नामक ये शहर आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैप में आप देख सकते हैं ये यूरोप के मैप रशिया में है, यानी कि रशिया के उस वाले भाग में जो कि यूरोप में सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का शहर, रूस का, और यहां हुआ था पहला ग्लोबल टाइगर समिट, अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक टाइगर बाघ सम्मेलन 2010-2010 में, 2010-2010 में। अगली खबर चलिए डाल लीजिए हेडिंग बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स नामक शब्द आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, ग्रैंड प्रिक्स का मतलब ही होता है फॉर्मूला 1 रेस। वो आपने देखा होगा छोटी छोटी कार और गाड़ियां हैं जो जाएं जाएं करके चलती हैं, जिन्हें हम F1 रेस भी कहते हैं, यानी कि फॉर्मूला 1 रेस को शॉर्ट में हम F1 रेस भी कह सकते हैं। और इस बार बेल्जियम की जो मतलब हुई है उसका विजेता कौन है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने इस रेस को जीता है मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के द्वारा। और लुइस हैमिल्टन किस देश के रहने वाले हैं, तो ये ब्रिटेन की इनकी नागरिकता है, ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और इस बार की ये जो रेस हुई है वो कहां हुई है, ये बेल्जियम में हुई है। कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी आप लिख लीजिए ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, इसे भी साथ साथ में आप याद कर लेना। साल में 8 से 10 ग्रैंड प्रिक्स यानी कि फॉर्मूला 1 रेस होते हैं। इससे पहले भी जो हुई थी उसमें भी लुइस हैमिल्टन जीते हैं। पिछले महीने जो हुई थी वो हुई थी शायद सऊदी अरब, हाँ सऊदी अरब में मतलब हुई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। उससे पहले वाली भी मतलब हुई है, उससे शायद सेबेस्टियन विट्टर नहीं, उसे मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया। जो तो ये 8-10 होती हैं पूरे साल में, और या तो मैक्स वर्स्टेपन इसको जीतता है, या फिर सेबेस्टियन वेटल, या फिर इसको लुइस हैमिल्टन। यही 3-4 ड्राइवर हैं जो कि साल में अलग अलग ट्रैक पर अलग अलग अपनी जीत दर्ज करते रहते हैं। अगली खबर तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024 एक एक्सरसाइज है, एक युद्ध अभ्यास है। आपसे मतलब पूछा जाएगा ये कैसा युद्ध अभ्यास है, तो पहले लिख लो ये हवाई युद्ध अभ्यास है, एयर फोर्स एक्सरसाइज है। एयर एक्सरसाइज है, एयर फोर्स का यानी हवाई सेना का युद्ध अभ्यास है। और ये फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन इंडिया है, यानी कि भारत में पहली बार एक से अधिक देशों ने या फिर कई देश मिलकर इस एक्सरसाइज में वायुसेना उन देशों की हिस्सा ले रही है, वहां की एयरफोर्स। तो फर्स्ट मल्टीनेशनल यानी कि बहुदेशीय या बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है एयरफोर्स में, जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024। और ये इस बार की एक्सरसाइज कहां पर हुई है, तो तमिलनाडु के सूलर में हुई है, ठीक है, सूलर, ठीक है। और ये एक्सरसाइज की बल्कि शुरुआत 6 अगस्त को होगी, 6 अगस्त से ये युद्ध अभ्यास शुरू होगी। बस आपको ये याद रखना तरंग शक्ति 2024 का युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ, तमिलनाडु के सूलर में हुआ। लगभग इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं, तो नियरली 30 कंट्रीज, 30 देश इसमें भाग लेंगे। कितने देश मतलब भाग लेंगे, 30 देश, और इंडिया की भी इसमें एयरफोर्स भाग लेंगे। तो सभी के सभी 30 देशों की एयरफोर्स हवाई सेना आएंगे और यहाँ पर मतलब इसमें भाग लेंगे। इसी प्रकार से आपको सारी एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज याद रखनी पड़ेंगी। जैसे एक एक्सरसाइज है आपने सुना हो अभी मतलब 2 हफ्ते पहले हुई थी, पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक एक्सरसाइज भी एयरफोर्स की ही एक्सरसाइज है, ये भी वायुसेना का ही युद्ध अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारी एक एक्सरसाइज है नोमैटिक एलिफेंट। नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हमेशा इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। जैसे ये वायुसेना का है, वो सेना का युद्ध अभ्यास होता है। अगली खबर, इंडिया रैंक्ड सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। चलो, भारत एल्यूमिनियम के उत्पादन में
दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। इंडिया बिकम्स द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। पूरे विश्व में भारत का स्थान एल्यूमिनियम के उत्पादन में अब दूसरे नंबर पे मतलब हो गया है, दूसरे नंबर पे। तो अब हम एल्यूमिनियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित कर रहे हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम का आपका कच्चा माल आपसे पूछा जाएगा कि इसका और बता दीजिए। अरे हर चीज का और होता है ना। तो एल्यूमिनियम का कच्चा माल और है बॉक्साइट। किससे बनता है एल्यूमिनियम? तो साइंस की बात एक आप याद कर लो, बॉक्साइट। और बॉक्साइट पूरे विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। बॉक्साइट के सबसे अधिक भंडार, हाईएस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में बॉक्साइट के सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सेकंड। पूरे विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन इस समय चाइना कर रहा है। ठीक है, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा चाइना। और सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन इस समय पूरे विश्व में कजाकिस्तान कर रहा है। तो ये भी आप मतलब एक पॉइंट याद कर लेना, कजाकिस्तान वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, प्रोड्यूसर कौन है? कजाकिस्तान। कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान नामक देश की राजधानी है अस्ताना। ये भी याद कर लेना, अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ द कजाकिस्तान। ज्योग्राफी में, भूगोल में आपने मतलब पढ़ा होगा, कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। कजाकिस्तान पूरे विश्व में सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। लैंड लॉक्ड का मतलब है, भू आवेष्टित का मतलब है ऐसे देश जो चारों तरफ लैंड से कवर्ड है, लैंड से घिरे हुए हैं। इन सभी देशों में सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई है तो वो कजाकिस्तान है। मतलब ये किसी पानी वाले भाग को नहीं छूता होगा, जैसे कि खाड़ी को नहीं छूता होगा, सागर को नहीं छूता होगा, और महासागर को नहीं छूता होगा। ठीक है, अगली खबर। चलिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, हेडिंग वही डालना जो मैं आपको बता रहा हूं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। वो देश जिन्होंने टूरिज्म में बहुत विकास किया है, पर्यटन में बहुत विकास किया है, ट्रेवलिंग में बहुत विकास किया है, मतलब जो जहां लोग आना जाना पसंद कर रहे हैं, ऐसे देशों की सूची कि कहाँ लोग सबसे ज्यादा ट्रेवल करना चाहते हैं, कहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं, और कौन सा देश ट्रेवल और टूरिज्म में, पर्यटन में विकास कर रहा है। इसमें इंडिया की स्थिति 39 आई है, इंडिया की रैंक 39 है। भारत की जो स्थिति है वो 39वें नंबर पर है पूरे विश्व में। तो एक तो इंडिया की रैंक याद कर लेना कि हम 39वें नंबर पे है इस सूचकांक में। ये सूचकांक किसने जारी किया है? तो WEF ने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक UN की एजेंसी है जो कि इसके बारे में रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब इसके अगर हम रैंक की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है USA यानी कि अमेरिका। तो सबसे ज्यादा टूरिज्म या ट्रेवल का विकास अगर 2024 के इंडेक्स के हिसाब से कहीं हुआ है या लोग जाना पसंद करते हैं तो USA। दूसरे स्थान पे स्पेन, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस, पांचवे पे ऑस्ट्रेलिया। तो ऊपर के 5 देश याद कर लेना। और भारत का इसमें स्थान है इंडिया। इंडिया का स्थान है 39वां। चाइना भी बल्कि 9वें नंबर पे है। अगर आप ध्यान से देखो, चाइना 8वें पे, सॉरी, चीन जो है वो 8वें स्थान पर। हमारा इसमें जो नंबर है वो 39वां है। तो 36 कैसे लगेगा? एक सेकंड जरा देखने दो। 39वां ही है, इसको काट के 36 की जगह 39 कर लेना। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी करंट अफेयर की न्यूज, पूरी की पूरी करंट अफेयर जो कि हमने बहुत रफ्तार में की है। ठीक है, और ये रफ्तार में इसलिए क्योंकि आप मतलब वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर यही करंट अफेयर अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते तो कम से कम 1.5 घंटे का समय आपको लगता। 1 से 1.5 घंटे के मतलब समय के अंतर्गत होती है, और इसको हमने उससे भी कम समय में किया है। तो ये एक प्रकार का अचीवमेंट, उपलब्धि है। इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखें, बार बार देखें वीडियो आपके, और नोट्स मेकिंग करें। जैसे जैसे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया वैसे वैसे आप इसके नोट्स मेकिंग करें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली मतलब क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ अटैच रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।